अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। और बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का नाम चुनाव प्रदेश भी है। यहाँ चुनाव ख़त्म नहीं होते, एक चुनाव ख़त्म होता है और दूसरा चुनाव आरंभ हो जाता है। अब उत्तर प्रदेश में फिर उपचुनाव है। ये उपचुनाव कब है? मैनपुरी लोकसभा सीट, रामपुर विधानसभा सीट और खतौली, जिसमें रामपुर और खतौली दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई है, आजम खां और विक्रम सैनी। और मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद मैनपुरी सीट का रिक्त होना। अभी कहाँ ख़त्म हुआ चुनाव? गोला। अब कहाँ होने जा रहा है? इन 3 सीटों पर। इसके बाद क्या होगा? निकाय चुनाव। इसलिए मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश चुनाव प्रदेश है और यहाँ चुनाव का आनंद लीजिए। तो आज की चर्चा हम इन 3 सीटों पर करने वाले हैं, इनके इक्वेशंस को समझेंगे और इनकी राजनीति पर आगे बात करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में फिर एक हाई प्रोफाइल बाई इलेक्शन होने जा रहा है। कहाँ? मैनपुरी में। नेताजी की सीट जो रिक्त हुई है उनके निधन के पश्चात, लोकसभा की सीट। और मैनपुरी की सीट बहुत ही प्रतिष्ठापरक है समाजवादी पार्टी के लिए। क्यों तो प्रतिष्ठापरक है? क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी हार चुकी है। अब मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाए रखने की एक बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के पास है। क्या समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की सीट बचाने में कामयाब होगी या भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जारी रहेगा? और इसके साथ 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी इलेक्शन है। रामपुर विधानसभा सीट आजम खां की खानदानी सीट है और आजम खां को वहाँ हरा पाना लगभग नामुमकिन। अगर आजम खां मन से चुनाव लड़ रहे हैं तो रामपुर में उनको हराया नहीं जा सकता, अनटिल अनलेस कोई चमत्कार न हो जाए। सिर्फ एक दृष्टांत मौजूद है जब वो हारे थे, वरना 1980 से लेके 2022 तक आजम खां वहीं से विधायक। आजम खां की इतनी मजबूत पकड़ है रामपुर के भीतर कि कोई कुछ भी कर ले, आजम खां को हराया नहीं जा सकता। और मैं फिर एक शब्द जोड़ रहा हूं, अगर वो मन से लड़ रहे हैं तो अब आजम खां तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। और कल कोर्ट में केस लगा है। किस कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में। किस बात को लेके? आजम खां की सीट को लेके। मुद्दा क्या फंस गया था कोर्ट में कि इतनी जल्दी कि आज इनकी सदस्यता रद्द की और कल सीट डिक्लेयर, परसों चुनाव घोषित। विक्रम सैनी का तो नहीं किया। तो जैसे ही कोर्ट में यह मुद्दा उठा, रातों रात सीट रिक्त हो गई और ओवरनाइट चुनाव आयोग ने खतौली की सीट पर इलेक्शन भी घोषित कर दिया। अब सुनवाई कब है कोर्ट में? कल। रिलीफ मिलने के चांसेस अब कम हो गए। क्यों? क्योंकि जिस मुद्दे को ले आधार बना के आजम खां का चुनाव रोकने की कोशिश हो रही थी कि ये जो आदेश है इसको रोका जाए, अब वो आधार चुनाव आयोग ने और विधानसभा सचिवालय ने ख़त्म कर दिया है। अब हम इस पॉसिबिलिटी को मान के चलते हैं कि रामपुर में चुनाव है। कौन प्रत्याशी होगा? आजम खां तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो कौन लड़ेगा? उनकी फैमिली से कोई लड़ेगा? उनकी पत्नी लड़ेंगी या फिर उनकी बहू लड़ेंगी या फिर समाजवादी पार्टी का कोई अन्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा? क्योंकि रामपुर लोकसभा तो हार गए, अगर विधानसभा भी हार गए तो आजम खां की राजनीतिक ताकत आधी से भी कम रह जाएगी। तो समाजवादी पार्टी किसको उतारने जा रही है और इस चुनाव को कितनी क्षमता से लड़ेगी? अब देखिए, इन 3 सीटों में से सिर्फ एक पर बीजेपी की स्टेक है। कौन सी? खतौली। बाकी 2 जगह उसे समाजवादी पार्टी को टक्कर देनी है। बीजेपी की अपनी तैयारी बड़ी होगी क्योंकि इन सीट पर उन्हें घेराबंदी करनी है। किसकी? समाजवादी पार्टी की। क्यों? क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है, आम चुनाव। अब लौट कर आइए मैनपुरी से प्रत्याशी कौन होगा समाजवादी पार्टी का? ये अहम बात है। कई नाम चल रहे हैं। उन नामों के बीच एक नाम शिवपाल यादव का भी है, लेकिन अब उनकी पार्टी अलग है और आज लगभग स्थिति उनके बयान से खुद स्पष्ट हो गई कि कम से कम वो तो नहीं लड़ेंगे। धर्मेंद्र यादव शायद नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आजमगढ़ लड़ चुके हैं और हार गए हैं। बदायूं लड़े थे, हार गए हैं। तो कौन? स्वाभाविक पसंद के रूप में तेज प्रताप यादव का नाम आ रहा है, इसलिए क्योंकि उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी के लिए सीट रिक्त भी की थी।
तो अब एक स्वाभाविक दावेदारी है। उम्मीद की जा रही है कि कल परसों तक समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी। अब मैनपुरी सीट पर बीजेपी किसको लड़ाएगी? आज सवेरे से चर्चा है कि अपर्णा बिष्ट यादव को चुनाव लड़ाया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। क्या बीजेपी इतना रिस्क लेगी? मुलायम सिंह यादव जिनके निधन के पश्चात पूरी बीजेपी सैफई पहुंच गई थी, क्या नेताजी की सीट पर ऐसा कोई एडवेंचर करेगी बीजेपी? ये देखने वाली बात हो। अगर करती है तो ये बड़ी बात होगी। अब आ जाइए खतौली। खतौली की सीट समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि उनके सहयोगी आरएलडी वाले लड़ेंगे, हैंडपंप वाले। और जयंत बड़े आक्रामक हैं और वो खतौली किसी तरह अपने कब्जे में चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? उनकी पार्टी की, उनके खानदान की और उनकी सबकी राजनीति उसी इलाके में है, उसी क्षेत्र में है। और खतौली बीजेपी के पास था। अब जयंत अपनी ज़िंदगी भर की पूरी ताकत लगा देंगे कि किसी तरह खतौली सीट जीत लें, लेकिन ये बाई इलेक्शन है और बीजेपी के विजय रथ को रोकना आसान नहीं है। गोला उदाहरण है, आरोप कितने लग जाएं। तो इन 3 सीटों पर टिका है 2024 का भविष्य। और इसके बाद क्या है? निकाय के चुनाव, अर्बन बॉडीज़ के इलेक्शन, शहर के चुनाव और उसके पहले माहौल बनाने के लिए ये 3 चुनाव। इनके परिणाम क्या रहेंगे? कौन इसमें से जीत रहा है? और अब देखिए, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल गई, पूरी तरह बदल चुकी है। अब वर्टिकल डिवीजन है सिर्फ 2 पार्टियों के बीच। एक ध्रुव पर खड़ी है भारतीय जनता पार्टी, माइटी पावर, ताकतवर, और दूसरी तरफ है अपोजिशन की सबसे ताकतवर पार्टी समाजवादी पार्टी। अब बाकी पर्दे से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं या फिर एक एक खेमे की तरफ कोई सामने से अलाई हो रहा है, कोई पर्दे के पीछे से अलाई हो रहा है। अब चुनाव का उत्तर प्रदेश का 2022 ने एक चीज़ तय कर दी कि चुनाव किसके किसके बीच होगा यूपी में, या तो भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी। और इन 3 सीटों पर भी आपको यही तस्वीर कमोबेश दिखने वाली है। तो पहले कुछ स्टेटमेंट सुन लीजिए, फिर इन 3 सीटों के इक्वेशन और कौन किस मोर्चे पे किसको उतार रहा है और कहाँ क्या कॉम्प्लिकेशन है, इस बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन पूरे मनोयोग के साथ, पूरे जनभावना और जनसेवा के साथ कार्य करती है, जनता के बीच रहती है। इसी वजह से जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देती है। जहां तक बात कही आपने गढ़ की, तो उत्तर प्रदेश में ना आप कोई गढ़ रह गया है, ना कोई किला रह गया है। देखिए, अभी निर्णय जो भी होगा आपके सामने आएगा। अब देखिए, मैनपुरी का चुनाव देश और प्रदेश की तकदीर का फैसला करेगा। तो कोई जल्दी नहीं है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। हमको ये विश्वास है कि समाजवादी पार्टी वहां पर भी चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी बेईमानी करने का काम करे, इस समय जनता बदलाव और परिवर्तन करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को हरा जाती है और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प केवल समाजवादी पार्टी। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से, सिद्धार्थ कलहंस जी बहुत ही जाने माने पत्रकार, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं और विनोद अग्निहोत्री जी देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। राकेश त्रिपाठी जी, तो अब एक चुनाव खत्म हुआ गोला का, अब एक नया चुनाव हम सबके सामने है। अच्छा है कि मीडिया को भी बढ़िया मसाला मिलता रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बाई इलेक्शन में मैनपुरी, रामपुर, खतौली, क्या रणनीति है आपके पास? और अब तो खतौली सीट में आपकी भी बात फंस गई है ना, ऐसा थोड़ी कि इजली आप निकल जाओगे खतौली में। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपका पूरा लंबा विश्लेषण देर तक सुन रहा था और ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव में अपनी एक सीट जो हमारे पास खतौली की थी उसको बनाना और बाकी 2 ऐसी सीटें जिन पर भारतीय जनता पार्टी नया स्कोर रच सकती है, नई सीटें जीत सकती है, वो रामपुर की विधानसभा हो या मैनपुरी की लोकसभा हो, इन दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रदर्शन करने का विकल्प होगा। भाजपा पूरे अच्छे ढंग से प्रदर्शन करेगी, हमें पूरा विश्वास है। हमारे पास एक अच्छा संगठन है। आप त्रिपाठी जी आराम से पानी पी लें,
कोई जल्दी नहीं, अपन लोग आराम से बात हमारे करेंगे। पास विकास का मंत्र है जी नहीं, विकास का मंत्र है हमारे पास और संगठन का तंत्र है हमारे पास। हम अच्छा काम हमने किया है और इसीलिए चाहे गोला का उपचुनाव हो, इससे पहले आजमगढ़ का उपचुनाव हो, इससे पहले रामपुर का उपचुनाव रहा हो, भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह विजय पताका लहराई है। हम पूरे विश्वास के साथ हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने सरकार की उपलब्धियों के आधार पर हम विजय पताका लहराएंगे। त्रिपाठी जी, चुनाव घोषित हुए 5 दिन हो गया और आप कैंडिडेट तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं तीनों में 3 सीटों पे। आप निश्चित रहिए, हमारे यहाँ कैंडिडेट सिलेक्शन की एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें हम अंतिम समय तक अपने कैंडिडेट का निर्धारण करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की विशिष्ट रणनीति है और इसी रणनीति के तहत ही भारतीय जनता पार्टी ने लगातार एक के बाद एक लगातार विजय पताका लहराई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कैंडिडेट कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, सारे कार्यकर्ता एक मन से उसके साथ जुटेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के लिए वोट डालने का आग्रह करेंगे। हमने अभी निकाय चुनाव के लिए भी जिस तरह की तैयारी पूरी कर ली है, त्रिस्तरीय रचना कर ली है, उसकी बैठकें कर ली है। नहीं, मुझे ये बताओ कि आज बड़ी चर्चा है सवेरे से, भाजपा के पक्ष में। आई डोंट नो ये सही है कि नहीं, चूंकि आप ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं तो आप ही बेहतर व्यक्ति हैं जो ये बताएंगे। क्या मैं मान लूं कि अपर्णा बिष्ट मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी होंगे? ऐसी चर्चा है, अब आप उसको बेहतर बता पाएंगे। देखिए, ये चर्चा तो मीडिया के द्वारा क्रिएट की गई चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी में अभी कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए किसी प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई है और कैंडिडेट सिलेक्शन की जब बैठक होगी, पार्टी की कोर कमेटी जब इस संदर्भ में निर्णय लेगी, स्थानीय इकाई के साथ परामर्श करके निर्णय लेगी। जो भी निर्णय लेंगे उसको हम निश्चित तौर पर मीडिया के साथ साझा भी करते हैं और मीडिया को उसके कारण क्या है इनके साथ भी हम इसका विश्लेषण करने के लिए आपके साथ डिबेट्स में तैयार होते हैं कि हमने इनको कैंडिडेट क्यों बनाया है। आप विश्वास रखिए, जो भी कैंडिडेट बनेगा वो कमल के फूल के सिंबल के साथ विजय पताका लहराते हुए आएगा। ऑलराइट, उदयवीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उदयवीर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैनपुरी की सीट बड़ी प्रतिष्ठा परक है क्योंकि वो नेताजी की सीट है और रामपुर भी भाई नंबर 2 है आजम खां, बड़े ताकतवर नेता, उनकी खुद की सीट खाली हुई है। और तीसरा है खतौली। तो समाजवादी पार्टी जो आमने सामने की लड़ाई लड़ रही भारतीय जनता पार्टी से, तो आपकी तैयारियां क्या हैं? और मैनपुरी वाला गढ़ बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई का सवाल नहीं है, लड़ाई का सवाल है सरकार से, क्योंकि चुनाव पार्टी नहीं सरकार लड़ रही है। आप जानते हो खतौली में उपचुनाव नहीं हुआ होता अभी घोषित, अगर सुप्रीम कोर्ट में ने सवाल न पूछ लिया होता। आज केस लगा था, सुप्रीम कोर्ट में सवाल हुआ, लखनऊ में बवाल हो गया। जिस फैसले को हमारे स्पीकर साहब महीनों से नहीं समझ पा रहे थे, वो 1 मिनट में ही समझ गए और सीट रिक्त हो गई। चुनाव आयोग ने भी घोषित कर दिया। तो जो तेजी सुविधा के अनुसार से चुनाव आयोग पकड़ता है या प्रशासनिक व्यवस्था चलती है, आप जानते हैं लड़ाई उससे है। बाकी अभी लखीमपुर का चुनाव खत्म हुआ, बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारी बातें थी, समाजवादी पार्टी अपना वोट रिटेन तो कर पाई, लेकिन जो नतीजे आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए क्योंकि बहुत सारी बाधाएं थी और बहुत सारे दल नहीं लड़े। उन्होंने भी जो भी उसके असर रहे वो अलग बात है। मैनपुरी और रामपुर दोनों में हमेशा एक तरफा चुनाव होता रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारी दोनों की जगह की लीडरशिप है, उम्मीदवार कोई भी लड़े, चुनाव लीडरशिप के ही नाम से होता है। नेताजी की सीट नेताजी के नाम से हमेशा लड़ी गई है जी। और रामपुर की अभी आपने गोला के चुनाव का जिक्र किया, तो मैनपुरी और रामपुर में वो चीजें वहां से आप क्या सीख के लाए कि यहाँ गलती ना हो? नहीं, सवाल गलती का नहीं है। कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, बहुत सारे 10% वोट पोल कम हुआ, उपचुनावों में पोल बढ़ते थे, इस बार कम हो रहे हैं। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने अपना वोट रिटेन किया। मैनपुरी और रामपुर में सारी विपरीत परिस्थितियों में भी अपना वोट रिटेन पड़ेंगे तो कोई लड़ाई नहीं होगी। तो प्रश्न ये है कि ये सीट पे तो हम पहले भी 28-29 हज़ार वोट से चुनाव हारे थे जी, लेकिन सारी बातों के बावजूद जो बातें आँख के सामने हो रही हैं, हम लोग तो आयोग से भी लड़ रहे हैं। हमने आयोग को भी चैलेंज किया है, उनको भी जवाब देने 10 तारीख से पहले जाएंगे, सब साक्ष्यों सहित जाएंगे। हमने कल कहा है मुरादाबाद में जी,
आदरणीय आजम साहब के खिलाफ जो मुकदमा लिखाने वाला है वही कमिश्नर है, वहाँ वही डीएम रामपुर था। अब ये बताओ, इन सब चीज़ों से तो आप निपट लोगे, या बहुजन समाज पार्टी से कैसे निपटोगे? नहीं, बहुजन समाज पार्टी से निपटने का प्रश्न कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, आरोप प्रत्यारोप तो खूब लगे ना। मायावती का ट्वीट पढ़ा था आपने? नहीं, उस ट्वीट में मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ बहुत इतना तो राजनीतिक शिष्टाचार में जब साथ नहीं है तो उन्हें बोलना ही है। थोड़ा बहुत तो विपक्ष हमारे साथ नहीं है तो उन्हें बोलना है। कोई भी आपकी नेता बातों से बोलेगा। ऐसा लग रहा है आप बीएसपी से उलझना नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात यह है, ऐसा है? मैं हमेशा से कहता रहा हूं आपके चैनल पे जी। कि वैचारिक रूप से उनके वोटर की मन के रूप में वो समाजवादी और सोशलिस्ट खेमे के नज़दीक रही हैं वैचारिक रूप से, लेकिन कोई ना कोई उनकी मजबूरी है, कोई ना कोई उन पर दबाव है, कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे उनके दल का भी नुकसान हो रहा है और वो जो बयान देती हैं वो उनकी पार्टी और उनकी विचारधारा के हिसाब से मैच नहीं करते हैं। तो वो तो एक उनका अपना विषय है, हम उससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। जी, लेकिन बहुत शुक्रिया निश्चित तौर आपका। पे जो गोला का रिजल्ट हुआ उसमें उनके वोटरों ने भी हमारी मदद की, क्योंकि जितना वोट कम पड़ा उतना ही वोट कम हुआ। पर एक थ्योरी तो ये भी है कि बीएसपी के वोट ज़्यादातर बीजेपी को गए, इसलिए मार्जिन 1,24,000 तक पहुंचे इनका, मतलब ये उतनी वोट तक पहुंचे। उपचुनावों की राजनीति आप जानते हैं, अगर सामान्य सीटों पे उपचुनाव को विपक्ष जीतता है तब न्यूज़ होती है। तो जो भी वोट फ्री होता है उसको किस किस तरीके से प्रभावित किया जा सकता है, ये एक ऐतिहासिक सच है जो हर सरकार हर दल के साथ सत्य साबित होता है। और मुझसे ज्यादा इस पे वरिष्ठ पत्रकार लोग और एनालिस्ट लोग बता देंगे। ठीक, अभी सबसे चर्चा करेंगे। और मैं फ्री वोट होता है वो किस तरह मूव करता है। आमंत्रित करता हूं रोहित अग्रवाल को, राष्ट्रीय लोकदल से हैं और इनकी पार्टी ने दावा किया है कि एक खतौली सीट लड़ने जाए। तो ये तय है कि रोहित आपकी पार्टी खतौली से चुनाव लड़ेगी? ब्रिजेश जी बिल्कुल, राष्ट्रीय लोकदल तीनों सीटों पे चुनाव लड़ रहा है समाजवादी पार्टी के साथ। मजबूत है बीजेपी वहां पे, देख रहे हो, खड़े नहीं हो पाओगे भैया वहां पे। ब्रिजेश जी इस बार जनता भी तैयार है और जनता भी बहुत मजबूत है इस बार, और जनता का जवाब भी तैयार है। आप पहले भी मुझे यही स्टोरी सुनाते थे। नहीं, ये सच्चाई यही है ब्रिजेश जी। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इतना कहेगी कि आप हारे थोड़ी ना हैं। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीत गया है, आप नहीं हारे हैं। जिस तरीके से रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बार उपचुनाव नहीं हारेगी, इस बार विपक्ष चुनाव जीत जाएगा। तो ये जवाब जनता का तैयार है। आप मुझे फार्मूला बताओ ना, कोई ऐसी चीज एविडेंस बेस्ड बात करो ना, तथ्यात्मक, कि आप कैसे जीतोगे। आप देखो पिछले जितने भी बाई इलेक्शन हुए ना, बीजेपी जीत रही है। नहीं ठीक है, देखिए और आपकी बातों से आज कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। नहीं, कॉन्फिडेंस तो आएगा ना ब्रिजेश जी। देखिए आज क्या है, तारीख आप भूल गए हैं शायद। आज 8 तारीख है। हाँ, 8 नवंबर है आज। हाँ। आज छठी पूर्ण तिथि है उन 500 और 1000 के नोटों की, जिसकी बलि भारतीय जनता पार्टी ने चढ़ाई थी। और भारतीय जनता पार्टी आज इवेंट नहीं कर रही है नोटबंदी का। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नाम नहीं लेना क्यों तैयार हैं? उन्होंने नोटबंदी पे शुरुआत नहीं की डिबेट में। क्यों नहीं की भाई? अगर आपने देश के लिए इतना ही अच्छा काम किया था, 200 लोगों की जानें गई थी उस नोटबंदी की लाइनों में, तो आपने क्यों नहीं, आपने आज इवेंट किया? जीएसटी का नाम नहीं लेने को तैयार भारतीय जनता पार्टी, किसान कानूनों का नाम नहीं लेने को तैयार भारतीय जनता पार्टी। मुझे एक काम बताएं जो इन्होंने जनता के हित में किया हो। अरे खतौली का चुनाव घोषित हो गया, कम से कम किसानों के, गन्ना किसानों का रेट ही कम से कम घोषित कर दो भाई। गन्ना किसानों का रेट ही बढ़ा दो कम से कम। मुजफ्फरनगर तो बेल्ट है गन्ना किसानों की, कम से कम उनका रेट ही बढ़ा दो। पर उस क्षेत्र में बीजेपी का इतना दबदबा रहा है। अभी तो कुछ वक्त पहले चुनाव हुआ था, सामान्य चुनाव। नहीं, बिल्कुल कहाँ मुद्दा किसानों का बहुत ज्यादा उठा। देखिए जिसको आप मुद्दा बता रहे हो, किसानों ने तो उसे नहीं स्वीकारा। नहीं ब्रिजेश, आप उसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाते रहो, किसानों को कहाँ फर्क पड़ रहा है? ब्रिजेश जी ग्राउंड लेवल पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनाव हारी है, पर मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी 2022 का। ये मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। अच्छा चलो मैनेजमेंट मान लेते हैं, तो अब कहीं तो इनका टक्कर, जब पता चल गया कि अगले की ताकत ये है, तो इनको काउंटर कैसे करोगे ये बताओ ना। नहीं बिल्कुल, देखिए इस बार जनता तैयार है, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के झूठ और जुमलों से। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरीके से गन्ना किसानों को निरंतर ठगा जा रहा है, और जनता को भारतीय जनता पार्टी को बताते भी रहना चाहिए। देखिए ये कन्विंसिंग फैक्ट नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, कन्विंसिंग फैक्ट मैं बता रहा हूं। देखिए जनता जब भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वोट देगी तो अगले 4.5 साल वो खुश रहेगी, क्योंकि उसको पता है कि ये सरकार तो देखिए बदलने नहीं जा रही है इस उपचुनाव से, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ जाएगा कि वो जनहित में काम नहीं कर रही है। और जब आप जनहित में काम नहीं कर रहे हैं तो कम से कम
उसमें एक आप फैक्ट सुन 4.5 लो, साल एक पब्लिक परसेप्शन और फैक्ट सुन लो। देखो खतौली की सीट को खाली कराने के पीछे लगे थे कौन? जयंत चौधरी, ठीक, बार बार मुद्दा उठा रहे थे, उन्हीं की चलो शक्ति खाली हुई, ठीक। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, जयंत चौधरी ने ये मुद्दा पब्लिक के संज्ञान में लाया, आम आदमी सब लोग जान गए। अब इज्जत किसकी फंसी है? जयंत चौधरी की। अगर खतौली हारे तो आपकी प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा खराब होगी। ब्रिजेश जी देखिए, हम कभी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से पीछे नहीं भागते हैं। और देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान साहब की सीट एक दिन के अंदर करवाई और वहीं पे खतौली की सीट को दबा के बैठना चाहते थे ये, और माननीय जयंत चौधरी जी की आवाज के बाद खतौली इनको इलेक्शन कमीशन को भी सुध लेनी पड़ी। और जो सतीश महाना जी जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के बैठे हुए थे, मुजफ्फरनगर में कैसे जीत लाओगे? कैसी बात कर रहे हो जी? बाल्यान जैसे ना जाने कितने नेता और राष्ट्रीय लोकदल ने बना दिए ब्रिजेश जी। मतलब राष्ट्रीय लोकदल एक वो दल है जिसने किसानों के हित में कुछ ज्यादा हो देश में क्रांति लाने का काम किया है और किसानों की समस्याओं को निरंतर निस्तारण करवाने का काम किया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं उमा शंकर पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी बहुत शुक्रिया आपका। गोला में तो कांग्रेस गोल हो गई और ये अब 3 जगह और चुनाव होने जा रहा है। मतलब है इरादा लड़ने का या फिर धर्मार्थ ट्रस्ट टाइप व्यवहार? देखिए ब्रजेश जी, पहले क्लैरिटी दे दो, फिर अपना थीसिस मैं बताता हूँ। शेर जब 2-3 कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब वो प्रभावशाली तरीके से आक्रमण करने वाला है। शेर ओके, उत्तर प्रदेश का शेर। ठीक। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के जो शेर हैं उन्होंने सारी रणनीति तैयार की, संगठन तैयार किया। और अभी आपने तमाम बार आपने देखा कि नगर निकाय के चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई। तो ये तो रहा हमारा ये गोला। हम नहीं लड़े, निश्चित रूप से हम संगठन पर काम कर रहे थे और नगर निकाय की चुनाव की तैयारी में हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं। मैनपुरी लड़ोगे? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है और परंपरा जैसी रही है, कांग्रेस पार्टी ने मैनपुरी में जब से माननीय मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़ते रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने वहां पे कैंडिडेट नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय होगा वो आएगा। परंपरा जो है वो मैं बता रहा हूँ। रामपुर वहां क्या परंपरा है? निर्णय आज होने वाला था ब्रजेश जी, आज निर्णय नहीं हुआ, हो सकता है कल निर्णय आ जाए। लड़ेंगे वहां? कांग्रेस पार्टी रामपुर लड़ी है, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ी है। 17 में हमारा, हाँ लड़ना तो है ही है, पूरा प्रदेश लड़ना है, कोई रामपुर कोई अकेला जब प्रदेश में चुनाव होगा उमा शंकर जी तब लड़ोगे ना। हाँ, यहाँ चुनाव सामने वो लड़ने रहो, कह रहे जो लड़ेंगे। देखिए लड़ेंगे से थोड़ी ना बात चलेगी। चुनाव है, पार्टी इस पर निर्णय कर लेगी। चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, कैंडिडेट कौन होगा, ये सब पार्टी बता देगी। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है ब्रजेश जी, खतौली में भी आप आरएलडी के पीछे, क्लैरिटी दे दीजिए फिर बोलिए। हाँ, खतौली में आप आरएलडी सपा के पीछे खड़े रहेंगे? ये निर्णय हाईकमान को लेना है। आज निर्णय होना था, मैंने आपको बताया, आज नहीं हो पाया। निर्णय कल परसों जब भी आ जाएगा आ जाएगा। अब आप बताएं। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है ब्रजेश जी कि खतौली में चुनाव क्यों हो रहा है। चुनाव इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जो दंगे के दोषी पाए गए, जिनको कोर्ट ने सजा दी, मुजफ्फरनगर दंगों के वो दोषी सिद्ध हुए। यानी कि एक बात तो तय हो गई, जो हम लोग हमेशा कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दंगाइयों की पार्टी है। ये इस पर कोर्ट की मुहर लग गई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सत्ता के बाहर रहते हैं तो दंगे करके जनमानस के बीच नफरत फैलाने का काम करते हैं। एक तो कोर्ट ने यह बात पूरी मुहर लगा दी। दूसरी बात जिसका जिक्र सपा के साथी भी कर रहे थे, एक जगह आजम खान का मामला आता है, तुरंत विधानसभा से अधिसूचना जारी हो जाती है। और जब विक्रम सैनी का मामला, भारतीय जनता पार्टी का मामला आता है, तो उसमें विधानसभा से लेके चुनाव आयोग, विधानसभा अध्यक्ष से लेके चुनाव आयोग तक बड़े इनएक्टिव हो जाते हैं। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी परचम के नीचे अपने को पाती है? ये आपको कैसे लग गया? दिख रहा है सामने गोला। मैनपुरी का दायरा परंपरागत है, बिल्कुल। हम रामपुर कह रहे हो कि सोचेंगे, और खतौली को लेके आपका क्लैरिटी है। देखिए
ये मैंने आप तो भैया सपा का झंडा स्वीकार लो, बात खत्म हो। नहीं ब्रजेश जी, ये रणनीति भी हो सकती है। मैंने कहा ना, शेर जब 2-3 कदम पीछे लेता है ब्रजेश जी, शेर, तो इसका मतलब ये नहीं कि शेर बकरी से डर रहा है या सामने के शिकार से यहाँ डर शेर कौन और बकरी, थोड़ा सा ये क्लैरिटी दो। आपको आने दीजिए, चुनाव अभी तो नगर निकाय आएगा, उसके बाद लोकसभा आएगा, पता चल जाएगा। वो लोग जो राम के नाम पर बहुत बार रहे, शुक्रिया, लेकिन सत्ता 15 साल को लेकर चलता हूँ दिल्ली। अब विनोद अग्निहोत्री जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश को पिछले 35 साल से जानते हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स को। तो विनोद जी बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, काफ़ी वक्त के बाद आपसे बातचीत का मौका मिला। ये चुनाव प्रदेश है सर, यहाँ एक और चुनाव आ गया और इस बार बड़ा हाई प्रोफाइल है। एक सीट नेताजी की, दूसरी सीट आजम खां की और तीसरी खतौली, जहाँ जयंत चौधरी ने अपनी इज्जत फंसा दी है। जी, आपका एनालिसिस सर। पहले तो मैं ब्रजेश जी बताऊं, मैं बीच बीच में मुझे लगा कि मैं चुनाव पे चर्चा में शामिल हूं या किसी जंगल या चिड़ियाघर की चर्चा में शामिल हूं, क्योंकि शेर बकरी ये सब जो चीजें आ रही थी तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। देखिए, दरअसल अभी एक बाई इलेक्शन निपटा है उत्तर प्रदेश का, उसके पहले रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा के उपचुनाव हुए। आमतौर पर एक परंपरा रहती है ज्यादातर, और खासकर विधानसभा के उपचुनावों में कहीं भी हो, सत्ताधारी दल को एक एडवांटेज होता है। वो एडवांटेज ये होता है कि जो वोटर होता है वो भी सोचता है कि भाई हम सत्ताधारी दल को अगर जिताएंगे तो हमारे तमाम क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनकी सुनवाई होती रहेगी। तो एक तरह से ये होता है, जब तक कि सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी ना हो तब तक आम चुनाव में जो है, आमतौर पर उपचुनावों में सत्ताधारी दल का वर्चस्व रहता है। उसका अभी पिछले जो पूरे देश में 8 विधानसभा चुनाव नतीजे है, उसमें आप देखिए जो जहां सत्ता में है वो वहां उसने जीता है। तो कुल मिलाकर के जहां तक मैनपुरी, खतौली और रामपुर की बात है, तो मैनपुरी के बारे में मुझे लगता है कि मैनपुरी चूंकि मुलायम सिंह जी की सीट रही और मुलायम सिंह जी ही वहां चुनाव लड़ेंगे आदर्श रूप में, कैंडिडेट कोई भी हो, और बहुत संभावना इस बात की है कि शायद उनके परिवार से ही कोई हो, और हो सकता है तेज प्रताप को ये टिकट सीट दी जाए, क्योंकि वो पहले भी वहां सांसद रह चुके हैं और उनको लगे परिवार में कोई विवाद नहीं है, और शायद शिवपाल जी भी उनके नाम पर तैयार हो जाएंगे। ये एक चर्चा समाजवादी पार्टी के भीतर कुछ मित्रों से सुनने को मिली है। तो उम्मीद यही है, रामपुर में जाहिर है जब आजम खान जिसको चाहेंगे वो लड़ेगा चुनाव, और उसके बाद समाजवादी पार्टी। सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको बीच में, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि आजम खान अगर मन से चुनाव लड़ेंगे तो उनको हराना वहां मुश्किल है, मन से। आजम खान खुद तो नहीं लड़ पाएंगे, वो तो उनका हाँ, मतलब जिसको भी लड़ाएं मन से लड़ाएं। हाँ, मन से, वो मतलब वो लोकसभा चुनाव की तरह ना करें। हाँ करेक्ट। जैसे नाम के लिए तो उनका कैंडिडेट, जो लोकसभा उपचुनाव हुआ कि कैंडिडेट तो उनका आ गया, लेकिन मन से नहीं लड़ा पाए और उसको नतीजा उसकी बीजेपी ने जीत ली। आजमगढ़ का चुनाव भी ऐसे ही रहा, बहुत कम वोटों से वहां हार जीत हुई, और अखिलेश जी अगर चले गए होते तो शायद नतीजा थोड़ा बदल सकता था, लेकिन वो भी एक तरह से समाजवादी पार्टी ने स्थानीय नेताओं के भरोसे ही चुनाव लड़ा। मैनपुरी की सीट ज्यादा प्रतिष्ठा की सीट है, मैनपुरी की सीट आजमगढ़ नहीं है, क्योंकि मैनपुरी की सीट नेताजी की सीट है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी उस सीट को छीनने की, ताकि एक अवधारणा, एक परसेप्शन बने कि जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का वो भी अब भाजपा ने छीन लिया। और इसके लिए रघुराज शाकी का नाम जो है कई लोग ले रहे हैं, शायद उनको टिकट दिया जाए। अपर्णा यादव की भी चर्चा आपने की, लेकिन मुझे जो सूचना मिल रही है, जानकारी अपने मित्रों से, कि रघुराज शाकी के नाम पर शायद भारतीय जनता पार्टी एक दांव खेल सकती है। सर पूरी बीजेपी तो सफाई पहुंच गई थी सर नेताजी को श्रद्धांजलि देने, क्या उनकी सीट पर बीजेपी चैलेंज करने का राजनीतिक जोखिम लेगी? मतलब ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सब तो सफाई गए थे सर। देखिए, हमारे यहाँ आपको याद है, हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति में इसलिए है, महाभारत का युद्ध भी होता था तो शाम को सब एक दूसरे से मिलते थे, और याद कीजिए कि वहां भी जब अभिमन्यु को जो है श्रद्धांजलि चिता जलाई जा रही थी तो कौरव भी आ गए थे। तो हमारे यहाँ ये परंपरा है कि किसी के शोक में, शादी ब्याह में, आपसी राजनीतिक जो है विद्वेष और विरोध भूल करके लोग मिलते हैं, आते जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राजनीतिक रूप से जो है वो सरेंडर कर दे। और मुलायम सिंह जी के सामने जब बीजेपी ने लड़ाया है अपना कैंडिडेट, तो मुलायम सिंह जी के जाने के बाद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के लिए सीट क्यों छोड़ देगी भारतीय जनता पार्टी? मतलब आपके हिसाब से वॉकओवर नहीं मिलेगा, बीजेपी वहां मतलब कोशिश करेगी उस सीट को अपने पास खींचने। 2024 के लिए एक परसेप्शन बने उत्तर प्रदेश में कि 2024 में बीजेपी इनविंसिबल है, इसलिए मैनपुरी की सीट जीतने की पूरी कोशिश करेगी। अब ये समाजवादी पार्टी के राजनीतिक कौशल और चातुर्य पर निर्भर है कि कैसे परिवार एकजुट रहे और कैसे पार्टी एकजुट रहे और अपना कैंडिडेट वहां जिताए। सर ये जयंत चौधरी ने अपनी इज्जत फंसा ली है। देखिए, खतौली जो है वो दरअसल जाट बाहुल्य सीट है, और
परंपरागत रूप से एक जमाने में राष्ट्रीय लोकदल की ही सीट होती थी, लेकिन पिछले कई चुनावों से भारतीय जनता पार्टी वहां जीत रही। वहां भारतीय किसान यूनियन का भी हेडक्वार्टर सिसौली भी वहीं पर है। तो अब भारतीय किसान यूनियन का रुख क्या होता है, ये भी इस पर भी काफी कुछ वो इस सीट का जो है फैसला होगा, क्योंकि राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जिस तरह पिछले चुनाव में तो वो खिलाफ थे लेकिन बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। ये उपचुनाव है, छोटा चुनाव है। अगर यहाँ वो राष्ट्रीय लोकदल का साथ देते हैं तो चुनाव कांटे का हो जाएगा, दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कमजोर नहीं है यहाँ पर किसी रूप में। ऑलराइट सर, शुक्रिया। मैं सिद्धार्थ कलंज जी को आमंत्रित करता हूं चर्चा में। सिद्धार्थ जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एक चुनाव खत्म हुआ, दूसरा आपके सामने है और फिर टक्कर होने जा रही है। और देखिए, यूपी का राजनीतिक परिदृश्य हमारे आपके सबके देखते देखते कितना बदल गया है। अब चुनाव किसके बीच है? या तो बीजेपी या समाजवादी पार्टी। बाकी परिदृश्य से या तो किसी के साथ खड़े हैं और या सिमट रहे हैं, सिकुड़ गए हैं, बहुत छोटे हो गए हैं। देखिए, अभी जहां गोला में चुनाव हुआ, इस चुनाव में कम से कम कांग्रेस पार्टी तो कहीं स्टेक होल्डर नहीं रही है पिछले 5 चुनावों से, कहीं 1, 2, 3 पोजीशंस पे नहीं आती रही है। यानी कि 20-25 साल से वहाँ लगातार जो चुनाव हुए वहाँ मुख्य लड़ाई से बाहर रही है। यही मैनपुरी में लगातार सीट छोड़ती रही है और मायावती की पार्टी भी मैनपुरी में कभी प्रिंसिपल स्टेक होल्डर नहीं रही हैं। चुनाव वहाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होता रहा है। रामपुर की स्थिति ज़रूर ऐसी रही है कि वहाँ लंबे समय तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में या आज़म खान में, समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि आज़म खान में लड़ाई होती रही है। और जब भी कभी आज़म खान ने किसी और को लड़ाया है तो उनको खुद एक तरीके से चुनाव लड़ना पड़ा वहाँ पर। तो बाकी सीटें खतौली में जैसा अभी पता चल गया है कि, और पिछला चुनाव 2022 का चुनाव वहाँ राष्ट्रीय लोकदल ने बड़ी मुसीबत खड़ी की थी, भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान लड़ाई नहीं थी। और इस बार ऐसा लगता है कि चूंकि इकलौता चुनाव होगा पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जी, और चुनाव के बाद विपक्ष में कम से कम एकमात्र नेता जयंत चौधरी रहे हैं जो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, तो मुश्किल पेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल साफ है, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कुछ भी होगा वो गेंद की स्थिति होगी। खतौली की सीट उसको अपनी बचानी है, जहाँ के लिए उसको अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जी, भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश देना है कि हम अपराजेय हैं, और उस संदेश को देने के लिए अभी विनोद जी कह रहे थे, देखिए अपर्णा यादव का नाम तो अपर्णा बिष्ट का नाम जो है वो मीडिया की उपज हो सकती है, लेकिन रघुराज शाक्य का नाम एक गंभीर प्रत्याशी के तौर पे हो सकता है जो ठीक ठाक टक्कर दे सकते हैं। और एक ही दशा में रघुराज शाक्य समाजवादी पार्टी के मुकाबले कमज़ोर प्रत्याशी साबित होंगे जब पूरा का पूरा मुलायम सिंह यादव का कुनबा एक साथ होकर अगर वहां से संभावित प्रत्याशी तेज प्रताप लड़ते हैं तो तेज प्रताप के पीछे खड़ा हो और उनको उसी ताकत के साथ लड़ाए जिस ताकत से किसी ज़माने में वहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय मुलायम सिंह या उनके परिवार के कोई अन्य वहाँ चुनाव लड़ते थे और जिस तरीके की पूरी होती थी। रामपुर की सीट मुझे ऐसा लगता है कि रामपुर लोकसभा की सीट पर आज़म खान सांसद बने। रामपुर की जो का पूरा कॉम्बिनेशन है उसमें भी रामपुर में आज़म खान की ताकत, रामपुर सदर की सीट है और स्वार टांडा की सीट है। इसके अलावा बाकी सीटों पर आज़म खान को अच्छी खासी मुश्किलें पेश आती रही हैं और बल्कि उनके प्रत्याशी हार भी जाते रहे हैं। तो रामपुर सदर की सीट और स्वार टांडा की सीट, इसके दम पर लोकसभा में भी सबसे बड़ी लीड लेकर आज़म खान लोकसभा में आगे बढ़ते थे। और सदर की सीट पर अगर आप देखें करीब 50% के आसपास अल्पसंख्यक वोटों की भागीदारी है, 1.33% यादव वोटों की भागीदारी है। तो कुल मिलाकर मतलब कागजों पर समाजवादी पार्टी विधानसभा सीट पर, लोकसभा सीट पर उतरी नहीं, लेकिन विधानसभा सीट पर तो स्थिति उसकी अपराजय की होती है। अब महत्वपूर्ण यह है कि क्या आज़म खान उस सीट पर उसी तरीके से चुनाव मन से चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव लड़ा था। जैसा मुझे लगता है कि आज़म खान के सर्वाइवल की लड़ाई। बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ जी। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी बहुत धन्यवाद। मैं आपका एनालिसिस जानना चाहता हूं कि मैनपुरी, रामपुर और अब खतौली, ये 3 उपचुनाव होने जा रहे हैं 3 सीटों पर, एक पार्लियामेंट, 2 असेंबली सेगमेंट। आपका एनालिसिस क्या कहता है? ब्रजेश जी,
आजम खां का दुर्भाग्य तो देखिए पीछा छोड़ नहीं रहा है। पहले लोकसभा हार गए, अब उनका खुद की सदस्यता चली गई, वहाँ भी चुनाव। और लोकसभा में कैसे देखिए हारे, बुरी तरह से हार गए। आजमगढ़ के उपचुनाव, फिर गोला का उपचुनाव, तीनों उपचुनाव समाजवादी पार्टी हार चुकी है। ये बड़ा कठिन समय है। लेकिन आगे जो 3 उपचुनाव आ गए, इसमें मुलायम सिंह यादव की सीट है, चूँकि समाजवादी पार्टी के अपने घर पर अब खतरा आ चुका है। लेकिन बीजेपी चुनाव जीते हारे अलग बात है, लेकिन जब तक उसके पास लाठी है तब तक तो वो कुछ भी कर सकती है। और बहुत सारे चुनाव पुलिस की लाठी के दम पर भी जीते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो एक तरफ पुचकारो, दूसरी तरफ लाठी मारो, ये भी व्यवस्था है। सरकारी मशीनरी के पास जो लाठी का तंत्र है वो चुनाव को हमेशा प्रभावित करता है। पहले एक ज़माना होता था कि जब सत्ताधारी दल को लोग वोट देते थे कि सरकार में है या उपचुनाव से कोई सरकार बननी बिगड़नी नहीं है, क्षेत्र का विकास होगा, इनको जिता दो। अब ये सब जिताना है हर हाल में, जनता जितावे न जितावे, डीएम एसपी को जिताना पड़ेगा, प्रधानों को जिताना पड़ेगा। अब उपचुनाव मतलब पूरा जोर जबरदस्ती है, अब इतना आसान नहीं है। तो ये जो 2 विधानसभा का और 1 लोकसभा का चुनाव है, इसमें भी चमत्कार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आजम खां का तो देखिए पूरा परिवार उलझा हुआ है। वो अपनी पत्नी को हो सकता है चुनाव लड़ाएं, लेकिन जीतने की अब की कोई गारंटी नहीं है। अब खतौली में उत्साहित हैं बहुत जयंत चौधरी, लेकिन अभी तक आप ये देखिए कि जब किसान यूनियन का इतना विरोध था, किसान आंदोलन के बावजूद बीजेपी वहाँ जीती। अब कहाँ जीत लेंगे जब किसान यूनियन चुप बैठ गई है। अब इनके पास वोट कहाँ बढ़ जाएगा। और एक पार्टी के नेता कह रहे थे कि शेर पीछे हट गया 2 कदम, वो जंप मारने वाला है। ये नहीं बताया कि वो खाली खाल ओढ़े है शेर के, वो जंप वंप ना मार पाएगा, वो खाली डरा रहा है, वो असली नहीं है। अच्छा, हाँ, तो अब बात तो लोग जानते हैं सब उसकी हालत उत्तर प्रदेश में। अब बात पर देखिए विपरीत हालत में प्रवक्ता लोग फंसने के बाद भी तर्क कैसा ढूंढते हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए भाई पांडे जी को। विजय जी बात आती है फंस गए तो अब कैसे निकले, निकल गए, देखो शेर बन गए। हाँ, लेकिन ये नहीं बताया कि हम खाली ऊपर से खाल ओढ़े हैं। तो अब ये जो चुनाव है इसमें मैनपुरी में अखिलेश यादव को डिसीजन लेना है। वो इसी जिले की विधानसभा से विधायक हैं, करहाल से, वो मैनपुरी जिले में ही आती है जी, और बहुत वोटों से जीते। जसवंत नगर भी इसी में है। जसवंत नगर शिवपाल यादव का इसी में है। अब ये उनके लिए एक प्रतिष्ठा की सीट है, उनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और बीजेपी भी ये जानती है, उत्तर प्रदेश में भी अब देखिए चुनाव सीधे भाजपा और सपा के बीच हो गया है। तो अखिलेश और बीजेपी में ही टक्कर होगी जो होगी। उस टक्कर में कौन कितना वोट खींचेगा ये अलग बात है। लेकिन बात आ जाएगी कि अपर्णा यादव दिल्ली में अमित शाह से मिली हैं, शिवपाल यादव अलग बयान दे रहे हैं, वो लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ेंगे, बीजेपी किसी को लड़ाती इनके परिवार में। ये सब चीज़ें जब साफ होंगी, तस्वीर मैनपुरी की बड़ी तस्वीर कठिन और रोचक होगी। समाजवादी पार्टी के सामने समस्या ये है कि भाई अखिलेश यादव पर लोग आरोप लगाते हो प्रचार नहीं करने जाते, अब कि उनको प्रचार करने जाना पड़ेगा। वहीं से वो विधायक भी हैं, उनको घर के आदमी किसी को लड़ाना भी है। तो तेज प्रताप उनकी पहली चॉइस हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। कांग्रेस और बसपा वोटें नहीं पाती है, प्रत्याशी भी अब लोग नाम धीरे धीरे भूल जा रहे हैं कि किसको लड़ाती है। तो आजम खां विधायक थे और उनका बेटा भी, दोनों की एक बार सदस्यता जा चुकी है जी। ये भी एक रिकॉर्ड बनाया इन लोगों ने। ये उपचुनाव उसी तरह का है कि देखिए बीजेपी जिसको टिकट मिलता है वो जीत जाता है, एक लहर सी चल रही है। एक छोटा सा कहानी सुनाऊं आपको जी कि बत्तख जो है वो पानी में रहती है, बत्तख जो पानी में चलती है। तो एक बार एक मुर्गी ने एक बत्तख से शादी कर ली। तो मुर्गा बोला मुर्गी से, अरे क्या हम लोग मर गए थे जो तुम बत्तख से शादी करने चली गई? तो बत्तख ने कहा कि नहीं, मुर्गे तो बहुत थे लेकिन मम्मी पापा चाहते थे कि लड़का नेवी में हो, तो इसलिए जो है मैंने
उससे शादी कर ली। तो हमारे यहाँ बातें तो सब होती हैं, लेकिन बीजेपी की टिकट मिल जाए जीत की गारंटी है, और वोट भी है उसी को देंगे। ड्रामा पूरा करेंगे, जीएसटी बहुत लग गई, बहुत परेशानी हो रही है, और बड़ा पुलिस सुनती नहीं है, नेताओं बड़ा परेशानी है, लेकिन वोट जाएगा बीजेपी में ही। तो ये आप जान लीजिए। जी वीरेंद्र जी, आजम खां का नसीब ऐसा बिगड़ा है कि अब तो भाई गूंगे भी उनकी बुराई करने लगे हैं। जो उनके कद के बराबर कभी एक ज़माने में नहीं आ पाए, तो कहते हैं कि पैर के नीचे खुदाई कर दो, वहाँ से गिरेगा आदमी। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो नींव के पत्थर होते हैं, सियासत में बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, मुलायम सिंह जैसे लोग चले गए, उन्हीं पर इमारत सियासत की टिकी हुई है। वो दिखाई भले न पड़े, तो इसको आने वाले वक्त में ये तय होगा। लेकिन आज जो लोग सियासत के शीर्ष पे थे, आज वो फर्श पर हैं। उन पर सुनिएगा, 4 लाइनें कहूँगा कि तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, वैसे तो एक आंसू ही बहा ले जाए मुझको, पर कोई ऐसा तूफान भी नहीं जो मुझे हिला भी नहीं सकता। और किस्मत हरा दे तो ये अलग बात है, गुलेलों से बाज नहीं मरा करते। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी हमारे साथ इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। मैं राकेश त्रिपाठी का रुख करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, डिबेट के प्रथम चरण में आपकी पार्टी के ऊपर यह आरोप लगा कि बीजेपी सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग करके उपचुनाव में डंडा टैक्टिक्स चलाती है और अपनी जीत सुनिश्चित करती है। देखिए ब्रजेश जी, ये बातें तब कही जा रही हैं जब चुनाव परिणाम इनके प्रतिकूल आ रहा है। जब चुनाव हार जाते हैं तो हार जाने के बाद कभी निर्जीव ईवीएम पर दोष ठहराते हैं, कभी निर्वाचन आयोग पर दोष ठहराते हैं, कभी प्रशासनिक मशीनरी पर दोष ठहराते हैं, कभी कहते हैं वोटर लिस्ट में 20-20 हजार वोट काट दिए। वो अलग की बात है कि जब इसके संदर्भ में साक्ष्य मांग लिया जाता है तो तब एक्सरसाइज शुरू करते हैं कि लाइए उम्मीदवार ला अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से कहां सूची कटी है उसके नंबर ला करके दीजिए। और अब तक किसी भी विधानसभा से 20,000 क्या 2,000 का आंकड़ा भी नहीं जुटा पाए हैं। सच्चाई यह है कि आत्मावलोकन नहीं करना चाहते, अब भी जाति और मजहब के सारे जमा समीकरण पर सारा जोर डाल करके कैसे चाहते हैं कि चुनाव जीत लिया जाए। जनता विकास के मुद्दे पर बात करना चाहती है, किसने डिलीवर क्या किया है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है, आपके पार्टी के वर्कर का एक्शन कैसा है। इन सारी बातों के आधार पर जनता इस समय वोट करने का काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी अनवरत अहरनिश काम करने वाले कार्यकर्ताओं का संगठन है, जहां कार्यकर्ता सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर जनता के साथ खड़े हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपनी क्रेडिबिलिटी बनी है, जिससे अपेक्षा करते हैं, अपील करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर के बूथ के कार्यकर्ता तक परिश्रम करते हैं। चुनाव में यह सवाल पूछा जाना चाहिए ना, क्यों अखिलेश जी आखिरकार मैदान में नहीं जाते? उपचुनाव के समय में अखिलेश जी क्यों घर में बैठ करके राजनीति को एक खेल की तरह से वो खेलना चाहते हैं? अगर जनता के बीच में नहीं जाएंगे, अपील नहीं करेंगे, तो वोट कैसे मिलेंगे? तो आप इतने फिक्रमंद क्यों हो कि अखिलेश चुनाव में जाते हैं, चुनाव प्रचार में नहीं? आप कुछ ज्यादा चिंतित लग रहे हो मुझे। नहीं, हमारी चिंता तो लोकतंत्र को लेकर के जब सवाल उठाए जाते हैं, जब निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए जाते हैं, वो निर्वाचन आयोग जिसकी विश्वसनीयता पूरी दुनिया भर में मानी जाती है, उस निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़ा करते हैं। अपने नाच ना आवे आंगन टेढ़ा करने का काम करते हैं। नहीं जीत सकते तो सारी व्यवस्था पर दोषारोपण कर दो, एक बार भी नेतृत्व की जिम्मेदारी फिक्स नहीं करते। उदयवीर जी, मैं चाहता हूं पहले राकेश त्रिपाठी जी ने जो आरोप लगाया आप उनका जवाब दे दो, फिर मैं एक सवाल आपसे करूंगा। गो अहेड। विधिवत जवाब दूंगा और कुछ सवाल आपके लिए छोड़ दूंगा। जी, इनको कैसे पता है कि किसी विधानसभा से 2000 वोट की भी सूची नहीं आई है? जासूस बिठाए हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। झूठ बोलना है, जो आपका विषय नहीं है उस पर भी बोलना है। अरे हमारी पार्टी को मैंने प्रथम चरण में कहा कि हम 10 तारीख से पहले जाके सबूत देंगे। दूसरी बात, पूरी उत्तर प्रदेश की मशीनरी लगती है, सारे अधिकारी लगते हैं, सारे कर्मचारी लगते हैं, 2-2 साल तक वोटर लिस्टें बनती हैं, तब वोटर लिस्ट बना पाते हैं। आप कहते हैं कि कोई पार्टी, कोई लीडर सारी वोटर लिस्ट बना के, आपने पूरा नेट सर्च कर लीजिए, केवल आपके पास 5 जनवरी 2022 की वोटर लिस्ट के अलावा एक भी वोटर लिस्ट नेट पे नहीं है। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन सारी चीज़ें अपनी सुविधा से हटाते गिराते हैं। चलिए वो एक अलग विषय है।
हम चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, परेशान भाजपा के लोग हो जाते हैं, इन्हें चिंता हो जाती है। अरे लोकतंत्र की चिंता है, आप कह रहे थे कि लोकतंत्र में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना चाहिए, कांग्रेस वालों ने चुन दिया, आप भी चुनवा दो अपना, क्यों नहीं चुनवा देते हो? सवाल ये है, इन्होंने दूसरी बात कही, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, क्या कारण है कि रामपुर में 41% ही वोट पड़ पाया उपचुनाव में? समाजवादी पार्टी वाले मेहनत नहीं करते, आप तो दिन रात मेहनत करते हो, आपके पन्ना प्रमुख हैं, हर जगह का आप पे संगठन है। जहाँ 60% 62% वोट पड़ रहा था, वहाँ 41% वोट पड़ा, आप 5% वोट से जीत गए। लखीमपुर में 10% पोलिंग कम हो गई, क्यों हो गई भाई? आपकी सरकार है, चुनाव आयोग का पूरा बीड़ा उठाया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराना है, सरकार भी प्रचार प्रसार पे पैसा खर्च कर रही है। आपके जो अजीज लोग हैं उनको आप एडवर्टाइजमेंट भी खूब देते हैं कि भाई ज़्यादा वोट करो। उपचुनावों में पूरे देश की पार्टी लगी हुई है, सारा कार्यकर्ता वहीं वोट पार्टी जी वेट करिए, अपनी बारी में बोलिएगा जी। 15% वोट कम हो रहा है जी। तो सवाल ये है, एक आरोप लगाया कि जो है अखिलेश जी जाते नहीं है चुनाव में। जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं हम कैसे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, हम ही लड़ेंगे, ये तो तय है। और हमने जो सवाल उठाए हैं वो लोकतांत्रिक संस्थाओं पे उठाए हैं, और जिस लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हो उसमें सवाल उठाने का भी अधिकार है। लोकतंत्र की तो ठेका लेंगे, लेकिन सवाल किसी ने क्यों पूछा ये बताएंगे। अच्छा, ये 3 सीट का जो चुनाव है, अब इस पे आ जाइए। 3 सीट पे मैनपुरी का चुनाव डिक्लेयर शुरू हुआ नहीं, रामपुर का चुनाव शुरू हुआ नहीं। मैं तो आज ही अभी कह रहा हूं, मैंने फर्स्ट राउंड में कहा कि हमको सरकार से लड़ना है, हम लड़ेंगे। पर एक बात बताइए, लगातार हार के बाद मनोबल तो गिरा है ना कार्यकर्ताओं का, कैसे उसे उठा के लड़ेंगे इनके सामने? इस बात का मनोबल गिरा, कार्यकर्ता देख रहा है 10% पोलिंग कम हो रही है, 40,000 वोट कम पड़ा है, 2 पार्टी चुनाव लड़ी नहीं, फिर भी पार्टी अपना वोट 3 सीट के लिए क्या स्ट्रेटजी, जब आपको इतनी बात पता है? पूरी बात इतनी बात ऐसे पता समय है में रिटेन किया जब नेताजी के ये दुर्घटना होने के कारण कोई आदमी मन से कहीं सक्रिय नहीं था, सब लोग अपने अपनी दूसरी बातों में लगे थे। उसके बावजूद तो मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, ये अपनी पार्टी देखें जी। चुनाव लड़ने का तरीका हम भी जान रहे हैं, कुछ सरकारें, कुछ जहां गलत होगा वहां मेरा अधिकार है आवाज उठाने का, मैं उठाऊंगा। बहुत शुक्रिया जी। काम है आवाज उठाना। धन्यवाद। हम सरकार में बनकर डीएम को बर्खास्त थोड़े करेंगे। आप सरकार में आप दुरुपयोग करोगे। धन्यवाद उदयवीर जी, शुक्रिया। रोहित, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आसान नहीं है खतौली, एक से एक वहाँ भूपेंद्र चौधरी, बीजेपी के अध्यक्ष, संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री, कहाँ से इनका सामना कर लोगे? सबको बैठा दें, आनंदीबेन पटेल जी को भी भेज दें, अमित शाह जी को भी भेज दें। वो कहाँ से आ गई इसमें? भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष, अच्छा नहीं, वो तो गवर्नर है। हाँ, तो अच्छा, अमित शाह जी को भेज दें। अंदर से आरोप लगा रहे हो? नहीं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। स्मार्टनेस दिखा रहे हो, सबको पता है क्या कहना कर गया था। मैं कब कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय थोड़ी ना गवर्नर हाउस, मैंने थोड़ी ना कहा। तो जो जिसको चाहे उसको भेज दीजिए, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। देखिए, वहां तो किसान की लाठी अभी तो आप का जोर चलेगा। बीजेपी से लड़ रहे थे, इस बार गवर्नर से बार बार नाम ले रहे हो। नहीं, अब देखिए, ये कौन सा फार्मूला लाए हो? अब जब सतीश महाना जी विपक्ष के नेताओं के ऊपर आरोप लगाएंगे, अब गवर्नर साहिबा जो है प्रदेश अध्यक्ष की तरह काम करेंगी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो भाई सवाल तो पूछना ही पड़ेगा ना, सवाल तो पूछना ही पड़ेगा। तो ये तो अब इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि गवर्नर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो? नहीं, मैंने तो नहीं कहा गवर्नर के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं भूल गया था भूपेंद्र चौधरी इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ठीक है, भूपेंद्र चौधरी को भी भेज दें। पूछा था और आप कुछ और ही कहानी सुनाने लगे। मैं तो कह रहा हूँ भेज दें भाई, भूपेंद्र चौधरी को भी भेज दें खतौली में, जिसको भेजना है भेज दें। अमित शाह जी आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चौधरी साहब की पगड़ी फंस गई है खतौली में, छेड़ तो दियो लड़ाई। देखिए, चौधरी साहब की पगड़ी कहीं नहीं फंसती है। देखिए, हम तो किसानों के लिए समर्पित हैं। हमने तो आज भी कहा है कि भाई गन्ना किसानों का रेट घोषित कर दो, कम से कम गन्ना किसानों का रेट ही बढ़ा दो। खतौली का चुनाव है, कम से कम हमारे किसान को यही लाभ दे दो कि गन्ना किसान का रेट बढ़ा दो, उसका भुगतान करा दो। हमारे लिए तो यही हम तो जीत सामना है। करने के लिए तैयार है, बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी को जनता कहने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल जीत गई है वहां। भाई पांडे जी, ये तो राकेश जी कह रहे थे कि दम ही नहीं है कांग्रेस में, इसलिए लड़ने ही नहीं आ रहे। देखिए ब्रजेश जी, समय बीरेन जी ने क्या कहा इस पे अपन कोई नहीं कहेंगे, बस राकेश जी वाली। अच्छा नहीं, बीरेन जी ने कहा भाई देखिए, एक तो मोदी जी को हम लोगों ने देखा ही था, वो बाथरूम में झांक लेते थे कि कैसे कौन नहा रहा है। अब बीरेन जी को भी ऐसी कोई योग्यता मिली है कि वो देख रहे हैं कि शेर असली है कि नकली। अच्छा एक बात और, विनोद अग्निहोत्री जी बहुत बड़े पत्रकार हैं,
थोड़ी देर के लिए तो मुझे ऐसे लगा हम महाभारत के सीरियल में आ गए हैं। कौरव पांडव, ये नहीं बताए कौरव कौन है। कौरव वो हो था महाभारत की लड़ाई में जिसकी सेना बड़ी थी, तमाम लोगों को, षड्यंत्रों को, तमाम चीजों को जुटा लिया था, ईडी भी, सीबीआई भी। तो कौरव इन्होंने बता दिया कौन है। हम तो सहमत हैं, आपने भाजपा को कौरव कहा। चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हो पांडे जी? इनकी बात पे जाने दो आप। चुनाव नहीं लड़े हैं ये जो कांग्रेस को वोट देता है, मान लो 100 वोट भी देता है, वो कहाँ जाएगा? नहीं देखिए, या तो कह दो कि भाई फलानी जगह वोट डाल दो। ब्रजेश जी, मैंने बताया आज निर्णय होने वाला था, आज नहीं हो पाया, कल निर्णय होगा। और रामपुर सीट तो कांग्रेस पार्टी लड़ती रही है। नवाब साहब हमारे चुनाव लड़े, डॉक्टर तनवीर जी चुनाव लड़े। कह दो कि हाँ रामपुर लड़ेंगे, खतौली लड़ेंगे, मैनपुरी नहीं लड़ेंगे, बात खत्म। नहीं, मैंने तो कहा या चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये देखिए, हाई कमान निर्णय लेगा, हाई कमान बताएगा। हम रामपुर लड़े थे, 32,500 वोट हमको मिले थे। डॉक्टर तनवीर जी लड़े थे 12 में, 17 में हमारा सपा के साथ अलायंस ही था। फिर पूछा लड़ोगे आपकी? हम वो कल पता चल जाएगा ब्रजेश जी। लेकिन विकास की बात कर रहे थे। गुस्सा हो रहा है विनोद जी? नहीं, गुस्सा नहीं हो रहे हैं। बड़े पत्रकार हमसे बड़ा सम्मान करते हैं। आपको सुन सुन के हम लोग जो है बोलना सीखे हैं। ये अभी तब बोल रहे हो। राकेश जी अभी विकास की बात कर रहे थे। आज नोटबंदी की बरसी है, कह रहे थे कैशलेस इकोनॉमी लाएंगे। थोड़ा इस राउंड में टाइम बस कह रहे थे कैशलेस इकोनॉमी लाएंगे। 200 लोग शहीद हो गए लाइन में खड़े हुए। लेकिन आज क्या राकेश जी बताएंगे, 17.97 लाख करोड़ नोट का चलन था जब इन्होंने नोटबंदी लागू की थी, और आज 72% बहुत शुक्रिया आपका विनोद अग्निहोत्री जी। 8 लाख करोड़ तक पहुंच विनोद जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि थोड़ा बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस यूपी के परिदृश्य से ना या तो खत्म होते जा रहे हैं या फिर कहीं जाके अलाइंड हैं। देखिए ब्रजेश जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने किसी को कौरव नहीं कहा, ना किसी को पांडव कहा। मैंने एक सिम्बली दी थी कि जैसे हमारे यहाँ राजनीतिक दुश्मनी जो है वो निजी संबंधों में आड़े नहीं आती है, राजनीतिक विरोध, वो सिम्बली दी थी। अब वो पांडे जी की श्रद्धा है, किसी को कौरव कहें, किसी को पांडव कहें, ये उनका अपना एक राजनीतिक नजरिया हो सकता है। जहां तक बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस के बारे में एक मैं बात स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस की समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश को लेकर के अभी कांग्रेस के पास कोई स्पष्ट नीति फिलहाल नहीं है। विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस ने काफी देर से अपने प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की है। अब प्रदेश अध्यक्ष जो है वो थोड़ा समझेंगे, पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे। तो अभी उपचुनावों में मुझे नहीं लगता है कांग्रेस उस तरह से, पिछला चुनाव देखे गोला में उसने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, और शायद हो सकता है रामपुर में कांग्रेस खड़ा करे अपना उम्मीदवार, बाकी मैनपुरी में और खतौली में शायद कांग्रेस अपना उम्मीदवार ना भी खड़ा करे, लगता है। क्योंकि जिस तरह कांग्रेस का हाउस, अभी कांग्रेस पूरी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है, प्रियंका जी हिमाचल में व्यस्त है, उसके बाद शायद गुजरात में व्यस्त हो जाएंगी, उसके बाद जाएंगी। तो कांग्रेस जो है, बहुजन समाज पार्टी की बात यह है कि उसको तो समझ पाना बड़ी टेढ़ी खीर है। मायावती जी को खुशी जो है बीजेपी की जीत से ज्यादा सपा की हार से हुई गोला में। उनका ट्वीट ये बताता है, उन्होंने कहा कि चर्चा सपा की हार की ज्यादा है। तो वही है ना पुरानी कहावत कि भाई उनका जो है, हमारा जो नुकसान हो, हम तो वैसे भी बीएसपी उपचुनाव लड़ती नहीं है, लेकिन उसका एक लाभ भारतीय जनता पार्टी को ये हो जाता है कि जब बीएसपी मैदान से बाहर रहती है तो आमतौर पर जो बीएसपी का वोटर है वो इस समय जो है ज्यादातर उसका इंक्लिनेशन बीजेपी की तरफ हो गया है। और ये समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए एक मंथन। सर, ये क्या रणनीति हो सकती है कि ये लोग अपने को मैदान से बाहर करते, जो फिर इनका वोटर अगर उसको बीजेपी या सपा को वोट देने की आदत पड़ गई तो इनको तो फिर पलट के पूछेगा भी नहीं। तो कांग्रेस तो भोग रही है ना। 1996 में जो समझौता कांग्रेस पार्टी ने बीएसपी से किया था, जिसमें 300 सीटों पर उसने बीएसपी को दे दिया था और 125 सीटों पर खुद लड़ी थी, उसका नतीजा हुआ कि 300 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का जनाधार ही खत्म हो गया। तो ये तो है, जब आप मैदान से हट जाते हैं। हाँ, मतलब ये खुद से जहर खाने वाली बात है। बिल्कुल। देखिए, आप मैदान में अगर लड़ेंगे, भले आपको वोट 2000 मिले, 5000 मिले, 10,000 मिले, जो भी मिले, लेकिन आपका कार्यकर्ता तो एक्टिवेट रहता है। जब पार्टी चुनाव में रहती है तो उसका कार्यकर्ता एक्टिवेट रहता है। जीत हार उसके अलग बात है, लेकिन जब आप खेल के मैदान में ही नहीं रहेंगे तो जाहिर है आपके खिलाड़ी खेलना भूल जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका सर। मैं सिद्धार्थ जी को आमंत्रित करता हूँ। सिद्धार्थ जी, सबसे टफ जो चुनाव है ना वो रामपुर का होगा। मैनपुरी का चुनाव थोड़ा डिफरेंट पिच पे लड़ा जाएगा, और खतौली, जयंत चौधरी की इज्जत। मुझे लगता है कि खतौली का चुनाव सबसे दुर्गम चुनाव होगा, क्योंकि खतौली के चुनाव में
राकेश टिकैत के जिस तरह से बयान आ रहे हैं और जैसा वो मोर्चा खोल रहे हैं सरकार को लेकर, विनोद जी ने भी बताया भारतीय किसान यूनियन का हेडक्वार्टर है खतौली में, जाट बाहुल्य इलाका है, परंपरागत सीट रही है चौधरी चरण सिंह के परिवार की, और जिस तरीके से जयंत चौधरी ने खतौली सीट को लेकर एक स्टैंड लिया था और उस स्टैंड का कुछ नतीजा भी निकला है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या किसी भी खुद राष्ट्रीय लोकदल के लिए खतौली सीट पर लड़ाई थोड़ी भीषण होगी। रामपुर की सीट की इक्वेशन तब बिगड़ेंगे अगर अचानक से, जो कि मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस वहाँ पर कोई प्रत्याशी उतार दे, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हो सकते हैं संभावित, वो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने पूरी राजनीति वहाँ बेगम नूरबानो के परिवार में ही रही है, तो हो सकता है कि अगर उनके परिवार से किसी व्यक्ति को वहाँ चुनाव मैदान में उतारा जाता है या कोई उनके समर्थक को उतारा जाता है। सिद्धार्थ जी आपका बहुत शुक्रिया, तो सकता है कि बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त का अभाव है, मुझे डिबेट अब यहीं पे रोकनी पड़ रही है। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने अपने अपने बहुमूल्य विचार आज की परिचर्चा में प्रस्तुत किए हैं। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।